हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना और यूट्यूब की श्रृंखला में आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट वित्तीय प्रबंध के चैप्टर वित्तीय प्रबंध एक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वित्त किसी भी व्यवसाय का मूल आधार होता है। कोई भी व्यवसाय बिना वित्त के न तो प्रारंभ किया जा सकता है और न ही उसका विकास संभव हो सकता है। व्यवसाय की सफलता के लिए वित्त की पर्याप्तता एवं वित्त के प्रभावपूर्ण प्रबंधन का होना बहुत आवश्यक है। व्यक्तिगत व्यावसायिक संगठन जैसे एकल व्यवसाय है या साझेदारी व्यवसाय है, इनमें वित्तीय व्यवस्था करना बहुत आसान काम होता है। लेकिन निगमित व्यवसाय जो होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो होती हैं, उनमें वित्तीय प्रबंधन करना बहुत दुष्कर कार्य हो जाता है और ऐसे में वित्तीय प्रबंध की नियुक्ति करना बहुत ही आवश्यक होता है। यह वह व्यक्ति होता है जो वित्त से संबंधित सभी कार्यों का लेखा जोखा करता है, उसका पूर्वानुमान लगाता है, उसके बारे में निर्णय लेता है और निर्णय से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में अपनी अथॉरिटीज़ को बताता है, उच्च अधिकारियों को जानकारी देता है। वित्त कितने प्रकार का होता है? सामान्यतः वित्त को 4 प्रकार से जानते हैं हम: सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त, संस्थागत वित्त और अंतर्राष्ट्रीय वित्त। सार्वजनिक वित्त से आशय हमारा राजकीय वित्त से है, यानी कि सरकारी वित्त से। सार्वजनिक वित्त में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न सार्वजनिक संस्थाएं किस प्रकार अपनी वित्तीय व्यवस्था करती है। सार्वजनिक संस्थाओं में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय शामिल होते हैं। सार्वजनिक वित्त में यह देखा जाता है कि सार्वजनिक आय, व्यय तथा ऋण संबंधी सिद्धांतों एवं व्यवहारों का अध्ययन कैसे किया जाए। सामान्यतः घाटे की वित्त व्यवस्था भी सार्वजनिक वित्त के अंदर ही शामिल की जाती है। निजी वित्त, निजी वित्त का आशय निजी व्यक्तियों अथवा निजी संस्थाओं के वित्त से है। इसके अंतर्गत यह ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न व्यक्तिगत एवं निजी संस्थाएं किस प्रकार से आय प्राप्त करती है और उस आय को किस प्रकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करती है। इस निजी वित्त को 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत वित्त, व्यावसायिक वित्त और अलाभप्रद संस्थाओं का वित्त। व्यक्तिगत वित्त के अंदर व्यक्तियों के द्वारा दैनिक कार्य हेतु धन के प्रबंधन की बातों को हम शामिल करते हैं, यानी एक व्यक्ति किस प्रकार आय अर्जित करता है और उसे किस प्रकार अपने परिवार की आवश्यकताओं पर और स्वयं की आवश्यकताओं पर व्यय करता है तथा वह किस प्रकार भावी वित्तीय योजना बनाकर बचत करता है और बचत के विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करता है। व्यावसायिक वित्त, व्यावसायिक वित्त में व्यावसायिक संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य अधिकतम सामाजिक संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ उपार्जन की क्षमता में वृद्धि करना है, जिससे व्यावसायिक संपदा को अधिकतम किया जा सके। अलाभप्रद संस्थाओं का वित्त, अनेक ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य मात्र सेवा करना होता है, लाभ कमाना नहीं होता और इनकी वित्तीय व्यवस्थाओं के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। लाभप्रद संस्थाओं के काम जो होते हैं वो अधिकतम लाभ कमाना होता है, जबकि अलाभप्रद संस्थाएं सेवाएं देती है, लाभ का उद्देश्य उनका गौण होता है। अलाभप्रद संस्थाओं में शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं आदि शामिल की जाती है। संस्थागत वित्त, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक संरचना में इन संस्थागत वित्त या वित्तीय संस्थाओं की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, भूमिका होती है और उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वित्तीय संस्थाओं के अंदर
मुख्यतः हम बैंक, बीमा या इसी प्रकार की अन्य विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं को शामिल करते हैं। ये संस्थाएं व्यक्तियों से धन एकत्र करके व्यावसायिक संस्थाओं को धन उपलब्ध कराती है। इनका मुख्य कार्य पूंजी निर्माण से संबंधित और वित्त की पूर्ति से संबंधित व्यवस्थाओं को बनाए रखने से संदर्भ में होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए हम देखते हैं कि एक देश का दूसरे देश से व्यापार होता है और संबंधित देश को उससे संबंधित मुद्रा में ही भुगतान करना होता है। और ऐसी जब व्यवस्थाएं हमें करनी होती है तो हमें अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जैसी संस्थाओं पर हमें निर्भर करना पड़ता है ताकि हमें विदेशी मुद्राओं की प्राप्ति होती रहे समय समय पर और हम हमारे देश के मुद्रा भुगतानों को करते रहें। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंदर हम देखते हैं कि वित्त व्यवस्थाओं का काम जो है विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हमारी बनी हुई हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक आदि जो है, उनके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त की पूर्ति करते हैं। और इस प्रकार से जो वित्त हमें मिलता है उसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त के नाम से जाना जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि व्यावसायिक वित्त क्या है। व्यावसायिक वित्त दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय प्लस वित्त। और व्यवसाय का अर्थ जैसे हम जानते हैं कि उन समस्त मानवीय क्रियाओं से हैं जो लाभ के उद्देश्य से संचालित की जाती हैं और जिनके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यानी व्यवसाय का कार्य जो है वो लाभ के लिए होना चाहिए और आर्थिक क्रिया होनी चाहिए और मानवीय आवश्यकताओं की वस्तुओं का अगर हम उत्पादन करते हैं या सेवाओं का हम उत्पादन करते हैं तो हम कहेंगे कि ये व्यवसाय है। और वित्त से आशय हम जानते ही हैं कि मुद्रा से संबंधित जो काम है वो वित्त के अंदर शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार दोनों शब्दों से जब हम मिला देते हैं तो हमारा व्यावसायिक वित्त का शब्द बन जाता है। और इस प्रकार व्यावसायिक वित्त से आशय व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न साधनों से उचित शर्तों पर वित्त प्राप्त करना तथा व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसका उपयोग एवं प्रबंधन करना ही व्यावसायिक वित्त है। अब व्यावसायिक वित्त का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? क्योंकि पूर्व में तो हम इसको अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे व्यवसाय का आकार बढ़ा और वित्त की आवश्यकताएं बढ़ी, हम इस विषय को भी अर्थशास्त्र से बाहर ले गए और निगम वित्त के रूप में जानने लगे। इस विषय को निगम वित्त का नाम देने के लिए ग्रीन, मिड, डेविड, लियोन जैसे अर्थशास्त्रियों का नाम आता है। लेकिन तीसा की मंदी के अंदर हमने अध्ययन किया कि व्यवसायों के सामने जो है तरलता की समस्या उत्पन्न हो गई और तरलता की समस्या से निपटने के लिए हमें अपने निर्मित माल को या हमारी जो स्टॉक है उसको तुरंत बेचना और अधिक मात्रा में बेचना ये हमारे लिए आवश्यक हो गया ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में वित्त की उपलब्धि हो सके। और ऐसे समय में जब हमें वित्त की तरलता की आवश्यकता अनुभव हुई तो हमें इसका अध्ययन का दायरा भी बढ़ाना पड़ा और हमें यह अनुभव करना पड़ा कि वित्तीय प्रबंध जो है वो केवल दिन प्रतिदिन के कार्यों के बारे में ही नहीं है, बल्कि भविष्य के बारे में हमें सोचना है। दैनिक क्रियाओं के साथ साथ अन्य बातों का भी हमें ध्यान रखना है। वित्त से संबंधित नियोजन और नियंत्रण जो हमें करना चाहिए उन पर भी हमें ध्यान देना है। और यह विषय जो है हमारा और अधिक विस्तृत होता गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में तो शांतिकालीन आवश्यकताओं के लिए व्यवसाय के सामने पूंजी बाजार एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो गई और इसके कारण पूंजी से संबंधित अनेक समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा। और जो हमारा परंपरागत अवधारणा है व्यावसायिक वित्त की उसको हमें त्यागना पड़ा और एक नवीन विचारधारा का विकास हुआ। और इस नवीन विचारधारा के अंदर हमें व्यावसायिक क्रियाओं का
तेजी से विकास करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता थी, और ऐसे पूंजी की आवश्यकता थी जो कि हमारे लाभ के स्थान पर, लाभ विश्लेषण के स्थान पर दैनिक रोकड़ संबंधी क्रियाओं पर भी ध्यान दे। यानी कि रोकड़ अनुमान लगाना, रोकड़ बजट बनाना, प्राप्य बिलों के संदर्भ में प्रबंधन करना, क्रय विश्लेषण करना, सामग्री नियंत्रण करना आदि से संबंधित व्यवस्थाओं को हमें वित्त के अंदर शामिल करना पड़ा। और वित्त का जो अस्तित्व है, वित्त प्रबंधन का जो अस्तित्व है, वो हमारा और अधिक विस्तृत हो गया। अब हमें वर्णनात्मक की बजाय विश्लेषणात्मक तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक हो गया, ताकि हमारे व्यवसाय में वित्त की किसी प्रकार से कमी न रहे और व्यवसाय भी सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्णनात्मक विश्लेषण के जो पूर्व के जो हमारी अवधारणाएं थी, वो अब थोड़ा कम महत्वपूर्ण हो गई थी, और अब हमें विश्लेषणात्मक, हर रोकड़ प्रबंधन का विश्लेषण करना, प्राप्यों का विश्लेषण करना, सामग्री क्रय का विश्लेषण करना, और हमारे रिसीवेबल्स जो हमारे हैं उनका विश्लेषण करना, यानी हर तथ्य का हमें विश्लेषण करना और उसके संदर्भ में नियोजन करना आवश्यक हो गया था। और ऐसे संदर्भ में वित्तीय प्रबंधक की जो भूमिका है वह भी बदलती गई और उसका स्वरूप भी बदलता गया। अब स्वरूप बदलता गया तो स्वरूप बदलने के साथ साथ में हमें दो बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर इसके वित्तीय प्रबंधक के स्वरूप बदलने से परंपरागत में कैसी छवि थी उसकी, और आधुनिक वित्त प्रबंधन में उसकी छवि कैसी है, उन दोनों तथ्यों पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो वित्त कार्य की जो विचारधारा थी परंपरागत से हट करके अब आधुनिक विचारधारा के अंदर हम आ गए हैं। परंपरागत विचारधारा में वित्त के क्या कार्य थे? परंपरागत विचारधारा ये मानती थी कि वित्त का जो कार्य है या वित्त प्रबंधक का जो कार्य है वो मात्र वित्त कोषों की प्राप्ति करना है, कि यानी संस्थाओं से संपर्क करके हमें हमारी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कोषों का प्रबंधन करना और उसका संग्रहण करना वित्त का प्रमुख कार्य है। संस्था के आंतरिक प्रबंधन के संदर्भ में उसका कोई महत्वपूर्ण काम नहीं था, और वह केवल बाहरी व्यक्तियों से संपर्क करना और उनसे वित्त प्राप्त करने का जो काम था वह करता था। दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएं जो हैं उन पर ध्यान दिया जाता था। दीर्घकाल में हमें क्या करना है, कितने वित्त की आवश्यकता है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता था। दैनिक क्रियाओं के संदर्भ में किसी प्रकार की गतिविधि जो है नहीं की जाती थी, और उसका कार्य जो था वो दैनिक क्रियाओं से संबंधित भी नहीं था। उसका तो कार्य था कि वह कंपनी के प्रवर्तन, पुनर्गठन, विस्तार आदि के संदर्भ में अगर किसी प्रकार की वित्तीय आवश्यकता हमें होती है तो उसके ऊपर ध्यान देना था। वह केवल वर्णनात्मक प्रवृत्ति का था, हमें ये करना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, इतने वित्त की आवश्यकता है, ऐसे हमें करना चाहिए। विश्लेषण नहीं करता था किसी के काम पर, वित्त का विश्लेषण करने का उसका दायित्व नहीं था। तो इस के अनेक प्रकार के दोष भी थे इस परंपरागत विचारधारा के, कि उस परंपरागत विचारधारा में सिर्फ एक पक्षीय विचारधारा थी जो सिर्फ संग्रहण एवं प्रशासन पर जोर देती थी, उसका उपयोग पर कोई ध्यान नहीं देती थी। और गैर निगमित जो हमारे उपक्रम थे उनकी वित्तीय समस्याओं का तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तभी तो हम आधुनिक विचारधारा में आए, क्योंकि परंपरागत विचारधारा केवल यही कहती थी कि जो अर्थशास्त्र के विषय हैं, और उस अर्थशास्त्र के विषय के अंदर क्या होता था कि एकल और साझेदारी व्यवसाय और प्राचीन जो हमारी परंपराएं थी उसी में ही थे। और विकास की कड़ी में जब हमने औद्योगिक घरानों का बहुत बड़े स्तर पे हमने उपयोग किया, बहुत बड़े स्तर पर हम उत्पादन करने लगे, तो हम निगम वित्त के अंदर आए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। अब विशेष घटनाओं के घटने पर ही वित्त की प्राप्ति के संदर्भ में हमें ध्यान देना था। जैसे फर्म का विलय हो रहा है, फर्म के लिए हम कोई नया कार्य ले रहे हैं, कोई नवीन हम विचारधारा लेके आ रहे हैं उत्पादन के संदर्भ में या वितरण के संदर्भ में, तो उस संदर्भ में जब व्यवस्थाएं हमें करनी होती तो हम वित्त के ऊपर ध्यान देते थे। और दीर्घकालीन समस्याओं पर ही ध्यान दिया जाता था। कार्यशील पूंजी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कार्यशील पूंजी पर ध्यान देना परंपरागत वित्त का कार्य नहीं था, और दिन प्रतिदिन की समस्याओं का भी वह समाधान नहीं करता था, और कोषों के आवंटन की उपेक्षा पर भी
सबसे महत्वपूर्ण जो उसका दोष था कि आवंटन जो होता था कैसे किया जाए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, संग्रहण कैसे करना है वित्त का उस पर ध्यान दिया जाता था। अब जब परंपरागत विचारधाराएं के अंदर वित्त को कम महत्व मिलता था, वित्त के प्रबंधक को कम कार्य करने पड़ते थे, जिससे कि हमारा व्यवसाय सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाता था, तो हम नवीन विचारधारा के अंदर आए और आधुनिक विचारधारा के अंदर हम देखते हैं कि वित्त प्रबंधक के कार्य और वित्त के कार्य जो हैं बहुत ज़्यादा विस्तारित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक हो गए हैं। इसके अनुसार आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधक फर्म की सभी वित्तीय समस्याओं का विश्लेषणात्मक रूप से विचार करता है और फर्म में कुल प्रबंध कितना है, कुल प्रबंधन का जो हमारा बड़ा सारा भाग प्रबंधन का होता है उसमें रोकड़ भी एक कार्य है, यह बताता है वो कि रोकड़ प्रबंधन करना भी एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना उस रोकड़ प्रबंधन के हम हमारा कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं, यह बताता है आधुनिक विचारधारा। और इस आधुनिक विचारधारा के अंदर उपक्रम की वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण, उपक्रम के लिए आवश्यक वित्त की न्यूनतम लागत पर प्राप्ति करना और वित्त को विभिन्न संपत्तियों में आवंटित करना और आवंटित वित्त का प्रभावी उपयोग करना एवं उसका नियंत्रण करना और कोषों के निष्पादन एवं मूल्यांकन का कार्य करना और उच्च प्रबंधन को आवश्यक प्रतिवेदन समय समय पर प्रस्तुत करना, ये सब कार्य जो है आधुनिक वित्त कार्य के अंदर आधुनिक विचारधारा में शामिल किए गए हैं। इन सब कार्यों को करने पर ही हम कह पाते हैं कि हम अब नवीन रूप से प्रगति कर रहे हैं। वित्त जो हमारा है, वित्तीय प्रबंधक जो हमारा है या वित्तीय प्रबंध जो हमारा है वो नवीन रूप से गति कर रहा है। इस प्रकार आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य बहुत ही व्यापक कार्य हो गया है, जिसमें उपक्रम की समस्त वित्तीय क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जिससे प्रभावी वित्तीय नियोजन, न्यूनतम लागत पर वित्तीय साधनों की प्राप्ति तथा वित्तीय साधनों के अनुकूलतम एवं कुशल उपयोग द्वारा उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करना वित्त का कार्य हो गया है। इस प्रकार आज हमने वित्तीय प्रबंध का एक सामान्य परिचय के बारे में जाना कि वित्त क्या है, वित्त की आधुनिक और परंपरागत विचारधाराओं के बारे में जाना और वित्त किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में जाना। अगर इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।